ईशान को देखते ही स्मूथी ने उसकी कमर पर हाथ रखा और पूछा, हूँ ब्लैक ड्रैगन ईशान? तुम ही तो हो जिससे शादी होनी है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, कटकुरी की आवाज गूंजी, स्मूथी चुप रहो। स्मूथी ने आश्चर्य से कटकुरी की ओर देखा। वह पूरी तरह से हैरान थी कि वह अचानक उस पर क्यों चिल्ला रहा था। हालांकि उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी, लेकिन ईशान समझ चुका था। उसने खाना बंद किया, सिर उठाया और हैरानी से पूछा, तुमने अभी क्या कहा? स्मूथी जवाब देने ही वाला था कि कटकुरी ने एक बार फिर बीच में ही टोकते हुए चिल्लाया, बस करो स्मूथी, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अब यहां से चले जाओ। उलझन में लेकिन कटाकुरी पर भरोसा करते हुए स्मूथी ने बहस नहीं की। हालांकि कुछ नाराजगी के बावजूद वह मुड़ी और चली गई। हालांकि जाते हुए वह एक बार फिर ईशान की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाई। स्मूथी के जाते ही वहां मौजूद बाकी लोगों को लगने लगा कि कुछ असामान्य हो रहा है। खासकर बिगमा के बच्चे, जो पहले कटाकुरी को फिर पेरोस्पेरो को बढ़ते आश्चर्य से देखने लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि जब पेरोस्पेरो और काटाकुरी ने निमंत्रण दिया तो उन्होंने यह नहीं बताया कि मां चाहती थी कि स्मूथी उससे शादी करे? यह सोचकर क्रैकर और बाकी लोगों के पसीने छूटने लगे। उन्होंने मान लिया था कि ईशान को इस व्यवस्था के बारे में पहले से ही पता है, और चूंकि उसने चाय पार्टी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था, इसलिए उन्हें लगा कि वह शादी के लिए राजी हो गया है। इसीलिए वे पहले से ही ईशान को परख रहे थे, क्योंकि वे उसे पहले से ही अपना साला मान चुके थे। एक देवर तो परिवार का हिस्सा होगा ही, लेकिन इस नए सदस्य को चारुलता परिवार की प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं थी। उसने मां के मेहमानों के साथ अभद्र व्यवहार किया था, जो बहुत ही असभ्य था। वास्तव में क्रैकर ने पहले भी ईशान को इस व्यवहार के लिए डांटा था। हालांकि अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। वे सभी चुप रहे और घबराहट से कटकुरी की ओर देखते रहे। जब कोई और नहीं बोला तो ईशान खुद को और रोक नहीं सका। उसने जोर से चाकू प्लेट पर पटक दिया, फिर कटाकुरी की तरफ एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा और बोला, क्या तुम मुझे ये नहीं समझाओगे? यद्यपि ईशान का चेहरा शांत और ठंडा था, फिर भी वह अंदर ही अंदर लगातार कोस रहा था। पहले उसे जो बुरा लग रहा था वह सच निकला। उसने मन ही मन सोचा, मुझे पता था। बिगमा पायरेट्स कब से किसी बाहरी की मदद के लिए इतनी दूर निकल जाएंगे। उन्होंने तो मुझे चाय पार्टी का निमंत्रण भेजने की भी जहमत उठाई, यह इशारा करते हुए कि वे मुझे योंको के रूप में कार्तिक की जगह लेने में मदद कर सकते हैं। मुफ्त में खाना जैसी कोई चीज नहीं होती। ईशान को लगा कि उसकी पिछली बेचैनी शायद विंसमोक परिवार से तुलना करने की वजह से पैदा हुई थी। विंसमोक परिवार बिगमा की शक्ति का इस्तेमाल करके नॉर्थ ब्लू में अपने परिवार का पुराना गौरव बहाल करना चाहता था, और जर्मा ग्रुप की तकनीक देने के बावजूद बिगमा ने विवाह संबंध बनाने का विचार कभी नहीं छोड़ा। ऐसा लगता था कि वह हमेशा से ही विवाह के जरिए संबंध पक्का करने की आदी थीं, क्योंकि शायद उनका मानना था कि दूसरे पक्ष को अपने परिवार का हिस्सा बनाने से ज्यादा सुरक्षित कोई सहयोग नहीं हो सकता। ईशान बड़ी माँ की बात समझ गया, सबका अपना अपना तरीका होता है। लेकिन उसे निराशा इस बात से हुई कि कटकुरी और बाकियों ने पहले उसे इस बारे में एक शब्द भी नहीं बताया था। अगर उसे पता होता कि बड़ी माँ अपनी बेटी की शादी उससे कराने वाली हैं, तो वह इस चाय पार्टी में कभी नहीं आता। क्या मजाक है? क्या उन्हें लगता था कि उसे पता नहीं कि बड़ी माँ के बच्चे कैसे होते हैं? एक ही वाक्य में कहूँ तो ये सब सनकी लोग हैं। चाहे वह उनमें से किसी को पसंद करता हो या नहीं,
ईशान को हमेशा से विश्वास था कि किसी और की ताकत पर निर्भर हुए बिना भी वह योंको का स्थान प्राप्त कर सकता है। यह बस समय की बात थी। गोल्डन सिटी पर हमले से प्राप्त लाभ पूरी तरह से उसकी अपनी ताकत में बदल जाने के बाद ईशान को पूरा विश्वास था कि वह किसी भी योंको का सामना कर सकता है। अपने दिल में उस आत्मविश्वास के साथ ईशान के पास बड़ी मां के सामने झुकने का कोई कारण नहीं था, और यही कारण था कि वह इतनी बहादुरी से काम कर सका। तो वह कटकुरी को घूरते हुए सोचने लगा, तुमने मुझे होल केक आइलैंड आने के लिए धोखा दिया। बेहतर होगा कि तुम मुझे कोई स्पष्टीकरण दो। उस समय कटकुरी को भी सिरदर्द हो रहा था। स्वर्ण नगरी में उसने जानबूझकर ईशान से शादी के प्रस्ताव का जिक्र नहीं किया था, लेकिन जब वह वापस लौटा और अपनी मां को समझाने की कोशिश की तो उसे अप्रत्याशित रूप से मना कर दिया गया। बात सीधी सादी थी। जैसा कि ईशान को शक था, बड़ी मां बाहरी लोगों पर भरोसा नहीं करती थीं। उनका दृढ़ विश्वास था कि परिवार बनने से ही उनके बीच शक दूर हो सकता है। हालांकि कटकुरी को आमतौर पर बड़ी मां का समर्थन प्राप्त होता था, इस बार उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था। बहरहाल सिरदर्द के बावजूद कटाकुरी को थोड़ी राहत महसूस हुई। अब यह बात सामने आ गई है, शायद इतनी बुरी बात भी नहीं। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कल की चाय पार्टी में सब मेहमानों के सामने यह बात उठ खड़ी होगी और ईशान उसकी मां को शर्मिंदा करते हुए प्रस्ताव ठुकरा देगा। इससे स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। ईशान एक पल सोचने के बाद कटकुरी बोली, मानती हूं, मां चाहती है कि तुम मेरी बहन स्मूथी से शादी करो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इसके खिलाफ क्यों हो। उसने हाथ फैलाए और आगे कहा, मेरी सभी प्यारी बहनें, क्या वे सभी शक्तिशाली और अविश्वसनीय रूप से सुंदर नहीं हैं? खासकर स्मूथी, वह टोटो लैंड का प्रबंधन करने वाले 34 मंत्रियों में से एक है, जिस पर 932 मिलियन बेरीज जितना बड़ा इनाम है। वह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए एक जोड़ी है। यह एक बिल्कुल उपयुक्त मिलन है। अगर तुम उससे शादी कर लो तो पूरा बिगमा पायरेट्स, जिसमें हजारों शक्तिशाली समुद्री डाकू शामिल हैं, तुम्हारा मजबूत समर्थन बन जाएगा। चाहे तुम योंको बनना चाहो या विश्व सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहो, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। इसलिए मैं सचमुच तुम्हारे मना करने का कोई कारण नहीं सोच सकता। शक्तिशाली? ठीक है, ईशान मान सकता है। लेकिन बेहद खूबसूरत? ईशान ने मेज के उस पार चारुलता ब्रूली की ओर देखा, जो चारुलता परिवार की 8वीं बेटी और मिरर फ्रूट इस्तेमाल करने वाली थी। कटकुरी द्वारा अपनी प्यारी बहनों की तारीफ के कारण ब्रूली, जिसका चेहरा किसी बूढ़ी डायन जैसा था, उस समय मेज पर शर्माती हुई बैठी कटकुरी को प्रशंसा और लालसा भरी नजरों से देख रही थी। ईशान का गला लगभग उसी समय रुक गया जब वह हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके माथे पर निराशा की लकीरें उभर आईं। उसे लगा कि क्या कटकुरी अंधी है? वह अपनी बहन को अविश्वसनीय रूप से सुंदर कैसे कह सकता है? बहरहाल ईशान को अचानक अपनी बहन कुरिना का ख्याल आया। खैर, उसकी नजर में कुरिना सबसे खूबसूरत थी, भावना हैनकॉक से भी ज्यादा। तो उसे समझ आ गया कि कटकुरी ऐसा क्यों कह रही थी। ऐसा लगता था कि सभी बड़े भाइयों में थोड़ी बहुत बहन वाली भावना थी। ईशान ने बगल में बैठी रीजू की तरफ देखा। हालांकि उसके चेहरे पर शांति थी, उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था और उसकी हंसी की एक झलक थी जिसे वह दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी, शायद कटकुरी की बातों की वजह से। यह सुनकर ईशान की आंखें घूम गईं। उसने मेज थपथपाई और कटकुरी से कहा, बात मत बदलो। अगर मैं शादी भी करूं तो मैं किससे शादी करूं, यह मेरी अपनी मर्जी है। मुझे अपने मामलों में बिगमा पायरेट्स की दखलंदाजी नहीं चाहिए।
अब मैं जानना चाहता हूं कि तुमने यह बात क्यों छिपाई और मुझे यहां आने के लिए क्यों बहकाया। जब तक ईशान अपनी बात समाप्त करता, उसकी आवाज में छिपा गुस्सा कोई भी सुन सकता था। तुम किस तरह का स्पष्टीकरण चाह रहे हो? कटकुरी के माथे पर भी हल्की नीली नसें दिखाई देने लगीं। उसके हाथ बगल में लटके हुए, मुट्ठियों में भींचे हुए, उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मत भूलना, तुम केक द्वीप पर हो। यह बिग माँ पायरेट्स का इलाका है। इस समय बड़ी माँ के किसी भी मेहमान की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पास बैठा सीजर भी पत्ते की तरह कांप रहा था। ईशान और कटकुरी अब एक तनावपूर्ण गतिरोध में फंस गए थे और बढ़ते तनाव ने सीजर को निराशा से चीखने पर मजबूर कर दिया। हालांकि वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, फिर भी वह ईशान के साथ इस महल में आया था। बिना कुछ कहे ईशान खड़ा हो गया, मुंह पोंछा और लापरवाही से अपना रुमाल मेज पर फेंक दिया। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। रीजू चलो। जैसे ही ईशान जाने के लिए मुड़ा, पेरोस्पेरो घबरा गया और चिल्लाया, यहीं रुक जाओ। ओह! ईशान ने पलटकर ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम मुझे बांधकर यहाँ रखने की योजना बना रहे हो? पेरोस्पेरो का चेहरा काला पड़ गया जब उसने कहा, माँ की अनुमति के बिना कोई भी चाय पार्टी में शामिल नहीं हो सकता, अपनी मर्जी से आना जाना तो दूर की बात है। यह कहते ही क्रैकर और मेज पर बैठे बाकी लोग उठ खड़े हुए और हॉल में हथियार निकालने की आवाज गूंज उठी। चारुलता परिवार के बेटे बेटियां ईशान को घेरने लगे। यह देखकर ईशान खिलखिलाकर हंसा और बोला, तुम लड़ाई चाहते हो? मैं खुशी से करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ईशान से एक स्वर्णिम आभा प्रचंड रूप में प्रज्वलित हुई। उसी समय उसके शरीर के चारों ओर बिजली की असंख्य किरणें चमक उठीं और नाचने लगीं। सुपर सयान रूपांतरण पूर्ण। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और घंटियों की झनकार के साथ काली राक्षसी लपटें उसकी बाह तक उठीं। उसने अपने हाथ के एक सहज झटके से उन्हें अपने सामने छोड़ दिया। अच्छा नहीं। कटकुरी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। शैली 316 गहरा सियार फूल। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ईशान सबसे पहले हमला करेगा, और वह भी एक शक्तिशाली चाल के साथ। काली लपटें ऊपर की ओर उठ रही थीं और भोज कक्ष में धमाका कर रही थीं। आग की एक लहर तुरंत पूरे कमरे में फैल गई, तिरछी उठती हुई, हॉल की छत को उड़ाती हुई। जिस भी ईंट और पत्थर को उसने छुआ, वह भाप में बदल गया और आकाश में उछलकर मुक्त हो गया। मीलों दूर से भी कोई भी अचानक महल से उठती हुई आग के काले स्तंभ को देख सकता था। ईशान के डार्क जैकाल की शक्ति पहले से कहीं अधिक थी और पलक झपकते ही उसने पूरे भोज हॉल को राख में बदल दिया था। हमला शुरू होते ही रीजू सहज ही ईशान के पीछे छिप गई। वह जानती थी कि सबसे सुरक्षित जगह उसके ठीक पीछे है। दूसरी ओर कटाकुरी ने अपने उन्नत अवलोकन हकी के जरिए हमले का पूर्वाभास कर लिया था। जैसे ही ईशान के हाथों से आग की लपटें उठने लगीं, उसने अपनी बाहें फैला दीं और हॉल में मौजूद सभी लोगों को जकड़ लिया और दीवार तोड़कर उन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया। डार्क जैकल की लपटें तेजी से आईं और उतनी ही तेजी से बुझ भी गईं। जब वे गायब हुईं, तो बैंक्वेट हॉल गायब हो गया। धातु के बर्तनों से लेकर पत्थर के फर्श तक सब कुछ आग की लपटों के विस्फोट से पूरी तरह वाष्पित हो गया था और पीछे एक विशाल, पूरी तरह से गोलाकार काला गड्ढा रह गया था जो तीव्र गर्मी बिखेर रहा था। आह! आह! 10वें बेटे क्रैकर को कटकुरी ने पकड़कर हॉल से बाहर फेंक दिया था, लेकिन जैसे ही आग भड़की, उसका पैर अभी भी ईशान की काली आग से छू गया था। बिस्किट फ्रूट का सेवन करने वाला क्रैकर आमतौर पर बिस्किट से बना कवच पहनता था और इसी आदत ने उसे बचा लिया।
आग की लपटों से छुआ हुआ पैर का कवच पूरी तरह से जल गया था। उसके पैर पर बस हल्की सी चोट आई थी। फिर भी दर्द असहनीय था, क्योंकि उसकी पिंडली का एक मांस का टुकड़ा आग की लपटों से झुलस गया था। कटकुरी पसीने से तरबतर हो गया था। हालांकि उसे अंदाजा था कि ईशान की आग उनके लिए खास तौर पर खतरनाक होगी, लेकिन ईशान के सामने आने पर ही उसे उसकी लपटों की भयावहता का सही ही अंदाजा हुआ। अगर उसने एक पल भी देर से प्रतिक्रिया की होती तो काली लपटों से उसके भाई बहनों और मेहमानों को काफी नुकसान पहुंच सकता था। ईशान झांसा नहीं दे रहा था। वह बिग मा पायरेट्स के क्षेत्र में हत्या करने में पूरी तरह सक्षम था। कई लोगों के लिए बिगमा पायरेट्स के घरेलू मैदान केक आइलैंड पर हमला करने के लिए जबरदस्त साहस की जरूरत होती है, लेकिन ईशान निश्चित रूप से उन लोगों में से नहीं था। जब वह इतना शक्तिशाली नहीं था, तब भी ईशान ने मैरी जियोइस, विश्व सरकार और दिव्य ड्रैगन की राजधानी को आग लगाने की हिम्मत की थी। अब केक द्वीप पर उसे बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं हो रहा था। यह एक मजबूत व्यक्ति की उभरती हुई मानसिकता थी। बिना साहस के कोई योंको कैसे बन सकता है? यद्यपि कटकुरी ने अन्य लोगों को ईशान के हमले से बचा लिया था, लेकिन जैसे ही आग की लपटें शांत हुईं, उन्हें सभी की स्थिति देखने का भी समय नहीं मिला। तभी एक और गगनभेदी दहाड़ सुनाई दी। धमाका! यह एक सोनिक बूम की आवाज थी। ईशान के अल्टीमेट हथियार छोड़ने के बाद ईशान के पीछे ज्वाला के काले पंख प्रकट हुए और वह पल भर में तेज हो गया और सुपरसोनिक गति से कटकुरी की ओर दौड़ पड़ा। इतनी कम दूरी पर सुपरसोनिक गति से दौड़ते हुए ईशान ने लगभग तुरंत ही दूरी कम कर दी। जैसे ही कटकुरी ने ध्वनि की आवाज सुनी, काली रोशनी की एक लकीर उसके चेहरे की ओर तेजी से बढ़ रही थी। ईशान के वार करते ही आर्मामेंट हकी से लिपटा सेनबोनजाकुरा का ब्लेड कटाकुरी पर लग गया, जिससे कटाकुरी के पास बचाव के लिए अपनी बाहें ऊपर उठाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। उसने अपनी बाहें अपने चेहरे के सामने क्रॉस करके ईशान के शक्तिशाली वार को रोकने के लिए अपनी आर्मामेंट हकी का इस्तेमाल किया। बड़ी मां के सबसे शक्तिशाली पुत्र कटकुरी का आयुध हकी भी उतना ही दुर्जेय था। जब ईशान का ब्लेड उसकी भुजाओं पर लगा तो धातु के टकराने जैसी आवाज हुई, जिससे चिंगारियां निकलीं। दोनों के आयुध हकी उन्नत स्तर पर थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि फिलहाल कोई भी बढ़त हासिल नहीं कर सकता। एक तेज कड़कड़ाहट की आवाज के साथ ईशान के वार की जबरदस्त ताकत ने कटाकुरी को पीछे धकेल दिया। उसके पैर जमीन में धंस गए, जिससे उसके जूतों के नीचे दो लंबे खांचे बन गए। इस ताकत ने उसे लगभग 1 मीटर पीछे धकेल दिया, इससे पहले कि वह हमले का प्रतिकार कर पाता। ईशान ने अपनी तलवार वापस खींच ली, अपनी नेन शक्ति को और तेज किया और अपनी तलवार पर आर्मामेंट हकी को और मजबूत किया। फिर कटाकुरी पर फिर से टूट पड़ा। पीछे हटने को तैयार नहीं, कटाकुरी ने दांत पीसकर सीधे ईशान पर जवाबी मुक्का मारा। आर्मामेंट हकी की गहरी चिकनी परत से लिपटी उसकी मुट्ठी ईशान के ब्लेड से सीधे टकराई। झंझनाहट! एक बहरा कर देने वाली आवाज गूंजी, जो इतनी तेज थी कि कान के पर्दों को चीर गई, क्योंकि टक्कर के स्थान से शक्तिशाली ऊर्जा की एक प्रघात तरंग फूट पड़ी, जिससे आसपास मौजूद लोगों के लिए तीव्र बल के कारण अपनी आंखें खुली रखना लगभग असंभव हो गया। ईशन इत्तोर्यू क्रिसेंट स्लैश! ईशान की तलवार, जो पहले नीचे की ओर वार कर रही थी, अब ऊपर की ओर मुड़ गई और हवा में एक तेज अर्धचंद्राकार चमक बिखेरने लगी। ब्लेड की काली चमक हवा में एक चमकदार अर्धचंद्राकार चांद की तरह फैल गई, जिससे कटकुरी के पेट पर एक गहरा घाव हो गया। हालांकि कटाकुरी को कोई चोट नहीं लगी। अपने उन्नत अवलोकन हकी से उसने पहले ही ईशान के वार का अंदाजा लगा लिया था और सहज ही अपने शरीर की संरचना बदल ली, उसे मोची में बदल दिया और अपने पेट को पहले ही अलग कर लिया।
नतीजतन ईशान के वार का मांस पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय कटकुरी का हाथ अचानक फैल गया और घूमकर ईशान के सिर के पीछे झूलने लगा। लेकिन मुक्का लगने से पहले ही कटाकुरी की इंद्रियों ने उसे खतरे का आभास करा दिया। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया क्योंकि ईशान के जलते हुए पंख भड़क उठे और तेजी से फैलकर उसी जगह को अवरुद्ध कर दिया जहां कटाकुरी ने मुक्का मारा था। यद्यपि कटकुरी के पास ऑब्जर्वेशन हकी थी, फिर भी ईशान को पकड़ना आसान नहीं था। वह कटकुरी की चालों से पूरी तरह अवगत रहने के लिए अपनी एन का उपयोग करता था। जैसे ही ईशान ने इविल किंग फ्लेम स्लैश को घुमाया, ब्लेड के साथ काली लपटें उठने लगीं और एक ही बार में कटकुरी पर 9 वार किए। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसे ईशान ने पहले विकसित किया था, जिसे 7 फ्लैश स्वॉर्ड कहा जाता था, लेकिन अपनी बढ़ी हुई गति के साथ अब वह एक ही पल में और भी ज्यादा वार कर सकता था। उसने काफी समय से इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि उसकी तलवारबाजी इतनी उन्नत हो गई थी कि वह आमतौर पर एक ही वार से दुश्मनों को हरा सकता था। अब किसी भी तरह की आकर्षक तकनीक की जरूरत नहीं थी। लगातार 9 वार कटकुरी के शरीर के सबसे कमजोर हिस्सों पर किए गए। इस बार ईशान ने ब्लेड में तेज लपटें भी भरीं, यह परखने के लिए कि क्या कटकुरी अब भी अपने ऑब्जर्वेशन हकी का इस्तेमाल करके हमलों का अंदाजा लगाकर बच सकता है। इविल किंग फ्लेम स्लैश की उग्र धार को सीमा के संदर्भ में आसानी से नहीं आंका जा सकता था। जैसे ही ईशान ने हमला शुरू किया, कटकुरी की आंखें सिकुड़ गईं। अपने ऑब्जर्वेशन हकी से मिले भविष्य के दर्शन में उसने देखा कि वह सभी 9 वारों से पूरी तरह बच नहीं पाएगा। वह वारों से बच तो सकता था, लेकिन उड़ते हुए वारों की लपटों में जलकर राख हो जाएगा। हालांकि कटाकुरी का व्यापक युद्ध अनुभव काम आया। यह महसूस करते हुए कि वह ज्वलंत वारों से पूरी तरह बच नहीं सकता, उसने जल्दी से ईशान के हमलों के रास्ते में 9 मोची समूह बनाए और हमलों को रोकने के लिए उन्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। उसके शरीर से 9 मोची के उभार बड़े बड़े पिंडों की तरह उभरे हुए थे। जैसे ही ईशान के दुष्ट राजा फ्लेम स्लैश ने उन्हें काटा, वे तुरंत जले हुए काले पिंडों में बदल गए। लेकिन कटकुरी ने आग की लपटों को और फैलने से पहले ही जले हुए मोची के पिंडों को तेजी से अपने शरीर से अलग कर दिया। उनका मोची मोची नो मी एक अनोखा पैरामीशिया प्रकार का शैतानी फल है, जिसमें लोगिया प्रकार के फलों की तरलता और पैरामीशिया की निर्माण क्षमताएं दोनों हैं। मोची के 9 गुच्छे उनके शरीर का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उनकी बनाई हुई चीज थे। कटकुरी ने जिस तरह से हमला किया, उसे देखकर ईशान थोड़ा हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कटकुरी उसके हमलों का इतनी प्रभावी ढंग से जवाब देगा। अग्नि की शक्ति स्वाभाविक रूप से कई क्षमताओं को नियंत्रित करती है। यह तथ्य निर्विवाद है, जैसा कि आरव के मेरा मेरा नो मी से स्पष्ट होता है। जब तक आरव को अपनी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए फलों का सामना नहीं करना पड़ा, तब तक मेरा मेरा नो मी उसे अत्यधिक शक्ति प्रदान करता रहा। अगर आरव की लपटों में इतनी शक्ति थी, तो ईशान की लपटें और भी ज्यादा भयानक थीं। खासकर बिगमा पायरेट्स के खिलाफ, जिनकी शैतानी फल शक्तियां अक्सर खाने से जुड़ी होती थीं, मोची मोची नो मी, बिस्किट बिस्किट फल, लिक लिक फल और भी बहुत कुछ। चूंकि आग का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए किया जाता है, इसलिए ईशान की लपटों में एक स्वाभाविक बढ़त थी, जो उनकी क्षमताओं पर एक मजबूत निरोधक प्रभाव डालती थी। कटकुरी को इस तथ्य का पूरा ज्ञान था, क्योंकि वह पूरे युद्ध के दौरान बहुत सतर्क रहा था तथा ईशान की लपटों के सीधे संपर्क से बचता रहा था। कटकुरी ने एक तेज छलांग लगाकर उनके बीच कुछ दूरी बना ली। जमीन पर उतरते ही वह तेजी से नीचे झुका और अपने हाथ जमीन पर रख दिए, जिससे उसकी जागृति क्षमता सक्रिय हो गई। अचानक पूरी जमीन नरम हो गई और लहरों की तरह लहराने लगी।
कटकुरी ने जमीन को मोची में बदल दिया, जिससे ईशान का पैर फिसल गया। ईशान तुरंत उड़ गया, लेकिन कटकुरी के नियंत्रण में मोची उसके पीछे पीछे आई और ईशान के पैरों में लिपटने की कोशिश करने लगी। पल भर में ईशान के पैर बंध गए। एक जबरदस्त ताकत उसे वापस जमीन पर खींचने लगी, लेकिन ईशान के पैरों में काली लपटें उठने लगीं, जिससे उसके टखनों में लिपटी मोची राख में बदल गई। हालांकि मोची जलकर राख हो गई थी, लेकिन कटकुरी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही पहली मोची की रस्सियां जलीं, जमीन से और रस्सियां ऊपर उठीं, इस बार ईशान की कमर पर लिपटने के लिए। ऐसा लगा जैसे यह एक अथक प्रयास है। ऐसा लग रहा था कि कटकुरी का इरादा ईशान की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करना था, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। ईशान की अग्निशक्तियां अचानक बिजली की शक्ति में बदल गईं। बिजली का एक विशाल प्रवाह बाहर की ओर फूट पड़ा, जो ईशान के चारों ओर लिपटी मोची रस्सियों के साथ साथ बह रहा था। यह धारा जमीन पर उतरी और कटकुरी के हाथों की ओर बढ़ी, जो अभी भी मोची से ढके जमीन पर दबे हुए थे। यह सब पल भर में हुआ। बिजली की गति ध्वनि से कहीं ज्यादा तेज थी, इसलिए कटाकुरी को अपने हाथ हटाने का भी समय नहीं मिला। उसे सीधे बिजली का झटका लगा। धमाक! बिजली के जोर से कटकुरी का पूरा शरीर पीछे की ओर उछल गया और हवा में एक तेज दरार गूंजी। कुछ लोग सोच सकते हैं, क्या मोची बिजली का संचालन भी कर सकता है? हाँ, यह हो सकता है। मोची में नमी होती है, जो इसे चिपचिपा और लचीला बनाती है, और जब तक नमी है, यह बिजली का संचालन कर सकता है। जमीन पर गिरने के बाद कटाकुरी वापस उठ नहीं पाया। हालांकि उसने पहले ही देख लिया था कि ईशान बिजली में बदल जाएगा, लेकिन उसका शरीर उतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था। बिजली की गति बहुत तेज थी। कटकुरी के उच्चस्तरीय केनबुनशोकु हाकी ने उन्हें भविष्य की एक झलक दिखाने की क्षमता दी, जो लगभग खत्म हो चुकी क्षमता थी। हालांकि दूरदर्शिता के बावजूद वे अवलोकन हाकी की अंतर्निहित सीमा गति को पार नहीं कर पाए। हमले को देखकर समय पर प्रतिक्रिया न दे पाने के कारण यह दृष्टि बेकार हो जाती है। कटकुरी के शरीर में तीव्र विद्युत धारा प्रवाहित हुई, जिससे एक तापीय प्रभाव उत्पन्न हुआ। मोची आधारित पैरामीशिया उपयोगकर्ता होने के नाते गर्मी के प्रभाव में उसका शरीर और भी नरम हो गया। गर्मी के संपर्क में आने पर मोची और भी अधिक लचीली हो गई। यह आग की लपटों में झुलसने से बिल्कुल अलग है, जिससे मोची जलकर राख हो जाता। दूसरी ओर बिजली की गर्मी ने उसे बस नरम कर दिया। कटकुरी जमीन पर पड़ा था, उसका शरीर गूदे के एक गड्ढे की तरह फैला हुआ था। हालांकि वह मरा नहीं था, लेकिन जब तक वह ठंडा नहीं हो जाता, उसे होश नहीं आ सकता था। इस कमजोर अवस्था में उसका शरीर पर नियंत्रण भी काफी कम हो गया था। उसने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरकतें लड़खड़ा रही थीं और कमजोर थीं। पास ही पेरोस्पेरो और क्रैकर को अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आया था कि क्या हुआ था। ईशान और कटाकुरी के बीच मुकाबला बस 10 सेकंड तक चला था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि दो बराबरी के दिखने वाले लड़ाके सिर्फ एक हमले के बाद इतनी अचानक हार का सामना कर सकते हैं। हवा में ही ईशान उन मोची रस्सियों से आजाद हो चुका था जिनमें वह उलझा हुआ था। उसके दाहिने हाथ पर लगी मंत्र पट्टी गायब हो गई थी, जिससे काले ड्रैगन का टैटू दिखाई दे रहा था। अभी भी पूरी तरह से युद्ध की मुद्रा में ईशान ने गिरे हुए कटाकुरी की ओर अपनी काली ड्रैगन तरंग छोड़ने में एक पल भी नहीं झिझका। दहाड़! ईशान की बाह से छूटा उन्मत्त काला अजगर तुरंत अपने दांत और पंजे दिखाते हुए कटकुरी पर टूट पड़ा। हवा में तुरंत ही जलती हुई गर्मी की तीखी गंध फैल गई। आह! भाई कटकुरी!
चारुलता परिवार के सदस्य यह दृश्य देखकर डर से चीख पड़े। दूसरी ओर पेरोस्पेरो ने प्रतिक्रिया देने में कामयाबी हासिल की। उसने अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके कटकुरी के सामने कैंडी की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी। हालांकि ब्लैक ड्रैगन वेव की तेज गर्मी के सामने उसे भी यकीन नहीं था कि कैंडी की ढाल कितनी सहन कर पाएगी। जब ब्लैक ड्रैगन वेव कैंडी की दीवार से टकराने ही वाली थी, तभी अचानक एक आवाज गूंजी, एल्बाफ स्पीयर। यह फुफ। तलवार की ऊर्जा की एक विशाल किरण निकली और ईशान की ब्लैक ड्रैगन वेव से सीधे टकराई। तलवार के प्रहार की जबरदस्त शक्ति से ब्लैक ड्रैगन वेव पूरी तरह से नष्ट हो गई और विशाल तलवार ऊर्जा ने ईशान की ओर अपना आक्रमण जारी रखा, जो अभी भी मध्य हवा में मंडरा रहा था। बड़ी माँ आ गई थी। एल्बाफ भाला इकोकू एक ऐसी तकनीक थी जिसका नाम दानवों के युद्ध देवता एल्बाफ के नाम पर रखा गया था। दानव जाति में भी केवल कुलीन योद्धा ही इस शक्तिशाली चाल का इस्तेमाल कर सकते थे। इसकी तुलना भाले जैसी तलवार के वार से की जा सकती है, लेकिन सामान्य उड़ते हुए वार के विपरीत इसमें धारक अपनी सारी शक्ति भाले की नोक पर केंद्रित कर देता है, जिससे यह किसी भी चीज को भेदने में सक्षम हो जाता है। और अब इस चाल को अंजाम देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि 4 सम्राटों में से एक बिग मा था। ऊर्जा का विशाल ब्लेड सीधा ईशान की ओर झपटा, जो हवा में तैर रहा था। यह इतनी तेजी और प्रचंडता से आया कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। ईशान ने तुरंत स्थिति का आकलन कर लिया, वह इससे बच नहीं सकता था। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी सारी शक्ति अपनी तलवार सेनबोनजाकुरा में डाल दी और फिर आने वाले एल्बाफ स्पीयर पर भयंकर वार करने लगा। धमाका! ईशान के ब्लेड और एल्बाफ स्पीयर के बीच हुई टक्कर से एक जबरदस्त शॉकवेव पैदा हुई, मानो हवा में गरजती हुई ज्वार की लहर बिना किसी चेतावनी के अचानक फट पड़ी। हाँ हाँ हाँ, मूर्ख! बड़ी माँ की 18वीं बेटी चारुलता गैलेट चिल्लाई। तेज हवाओं से जूझने के बावजूद वह खुशी से हंसी। माँ के वार से आज तक कोई नहीं बच पाया। वह बदमाश तो पक्का मर गया। सिर्फ गैलेट ही नहीं, बल्कि बिग माँ के कई बच्चों का भी यही मानना था। उनके मन में अपनी माँ की शक्ति इतनी गहराई से बैठ चुकी थी कि वे उसे सचमुच अजय मानते थे। हालांकि जैसे ही धूल और धुआं आखिरकार छंट गया, गैलेट की आवाज लड़खड़ा गई, मानो कोई बत्तख अचानक दम तोड़कर चुप हो गई हो। एल्बाफ भाले की शक्ति समाप्त हो गई थी, लेकिन ईशान की आकृति हवा में तैरती रही। उसके पीछे केक द्वीप महल के एक मीनार पर 2 बिल्कुल सममित अर्धचंद्राकार अंतराल दिखाई दिए थे। क्रैकर और बाकी लोग अविश्वास से आंखें फाड़े देख रहे थे। दृश्य के पीछे का मतलब उन्हें साफ दिख रहा था। ईशान ने बिग मा के एल्बाफ स्पीयर को 2 टुकड़ों में बांट दिया था और नतीजा यही था। उसने वास्तव में तलवार की ऊर्जा को काट डाला। नहीं, उसे देखो! पेरोस्पेरो अचानक चिल्लाया। सबकी नजरें अचानक ईशान पर गईं, जहां उन्होंने देखा कि उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी दोनों बाहें खून से सनी हुई थीं। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ था। ईशान ने तलवार की ऊर्जा को काट तो दिया था, लेकिन इस प्रक्रिया में वह घायल भी हो गया था। हालांकि उसके घाव कितने गंभीर थे, यह अभी भी स्पष्ट नहीं था। ईशान हल्की सांस ले रहा था, अपनी भुजाओं की ओर देख रहा था, जो एल्बाफ भाले को तोड़ने के बाद अराजक तलवार की ऊर्जा से कट गई थीं। बाहरी लोगों को उसकी भुजाएं खून से सनी हुई दिख सकती थीं, लेकिन केवल ईशान ही जानता था कि खून के नीचे उसकी भुजाओं पर लगे घाव तेजी से भर रहे थे। सुपर सयान रूप से मिलने वाली शक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहना अभी भी थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। ईशान ने मन ही मन सोचा। बिग मा का एल्बाफ भाला, इसकी तुलना मिहॉक के दुनिया के सबसे शक्तिशाली वार से कैसे की जा सकती है।
धप धप भारी कदमों की आवाज गूंजी और ईशान ने स्रोत की ओर देखा। एक लंबा भारी भरकम शरीर सबके सामने प्रकट हुआ। ईशान ने पहली बार सचमुच बड़ी मां को देखा था और वह उसकी कल्पना से भी ज्यादा बड़ी थी। अगर ईशान को पता न होता कि वह सचमुच इंसान है तो उसे शक होता कि वह विशालकाय प्रजाति की हैं। प्रकट होते ही उसकी परछाई ने क्रैकर और आसपास खड़े अन्य लोगों को लगभग अपने में समाहित कर लिया। बिग मां ने अपनी खास पोशाक पहनी हुई थी और अपनी कैप्टन की टोपी नेपोलियन, जो असल में एक तलवार थी, पकड़े हुए थीं। वे गुस्से में दिख रही थीं। उनका चेहरा काला पड़ गया था और उनकी आंखें हल्की लाल थीं, और जैसे ही वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी, उनसे एक भयानक आभा निकल रही थी। उनके ठीक ऊपर एक सफेद बादल तैर रहा था जिसने एक छोटी बेसबॉल टोपी पहनी हुई थी और एक नारंगी लौ जो एक छोटे से सूरज जैसी दिख रही थी। दोनों के चेहरे इंसानों जैसे थे। ईशान, बड़ी मां ने उस पर नजरें गड़ाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे प्यारे बेटे के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मां यहां है, मां यहां है। शोर मच गया क्योंकि आसपास की सभी वस्तुएं जिन्हें जीवन दिया गया था, छिपना बंद कर दिया और खुद को प्रकट कर दिया। पेरोस्पेरो और बाकी लोग अब बिग मां के पास खड़े थे, जबकि स्टुसी और बाकी मेहमान और भी पीछे हट गए थे। रीजू अपने जर्मा बैटल सूट में अपनी तितली जैसी टोपी को हल्के से फड़फड़ा रही थी और उसके जेट प्रोपेल्ड बूट्स उसे ईशान के पीछे हवा में मंडराने में मदद कर रहे थे। हालांकि बिग मां की भारी उपस्थिति ने उसे पूरी तरह से हिला दिया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह बिग मां को घूर रही थी। जहां तक सीजर की बात है, वह आदमी अब कोने में दीवार के सहारे दुबका हुआ था, अपना सिर पकड़े हुए और एक डरे हुए नौसिखिए की तरह कांप रहा था। ईशान ने बड़ी मां के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने एल्बाफ स्पीयर से कटे हुए फटे हुए कपड़े फाड़ डाले और अपना मांसल ऊपरी शरीर दिखा दिया। उसने अपनी टोपी जेब में ठूंस ली, अपनी बाहें बगल में लटका लीं और तलवार हाथ में थामकर नीचे की स्थिति का जायजा लेने लगा। बड़ी मां के आगमन के साथ ही उनके अन्य बच्चे भी स्वाभाविक रूप से प्रकट हो गए थे। केक द्वीप के महल का कोना ईशान द्वारा नष्ट कर दिया गया था और पहले की ऊंची काली लपटें नजरअंदाज करना असंभव था। इसलिए जब बड़ी मां आई तो उनके साथ अनगिनत अजनबी व्यक्ति भी प्रकट हुए। 400 नहीं, कम से कम 500 या उसके आसपास। ईशान ने जल्दी से एक नजर में अंदाजा लगाया। जैसा कि योन को समुद्री डाकू दल से अपेक्षित था, इतने सारे अधीनस्थ एक पल में प्रकट हो गए। रीजू, लड़ाई शुरू होते ही तुरंत चले जाना, ईशान ने बिना सिर घुमाए कहा। स्काई द्वीप पर वापस जाओ और अतिरिक्त सैनिक बुलाओ। समझ गया। रीजू ने बिना कुछ कहे सहमति में सिर हिला दिया। योंको क्रू के रूप में उनके पास न केवल कई अधीनस्थ थे बल्कि कई डेविल फ्रूट उपयोगकर्ता भी थे। ईशान जानता था कि इतने सारे लोगों से अकेले लड़ना असंभव था। अगर वह रोलिंग विदर का इस्तेमाल करके उनमें से कुछ को तुरंत खत्म भी कर दे तो भी बाकी लोग एक समस्या ही रहेंगे। सौभाग्य से ड्रैगन हंटर पायरेट्स भी दुर्जय थे। अपने साथियों को संभालते हुए ईशान बिग मां पर ध्यान केंद्रित कर सका। ईशान और रीजू दोनों उड़ सकते थे। ईशान की गति को देखते हुए अगर वह भागना चाहता तो उसे कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन मौका इतना अच्छा था कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता था। दुश्मन के इलाके के ठीक बीचों बीच लड़ाई। ईशान को लगा कि योंको के दल से भिड़ना जरूरी है ताकि वह हालात का जायजा ले सके और देख सके कि ड्रैगन हंटर पायरेट्स और बिग मां के दल में कितना अंतर है। यह देखकर कि ईशान उसे नजरअंदाज कर रहा है, बड़ी मां और भी ज्यादा क्रोधित हो गईं।
आखिरकार उन्होंने खंडहर हो चुके बैंक्वेट हॉल पर ध्यान दिया और ईशान पर तलवार तानते हुए चीखी, साले, मैंने तुझे अपनी चाय पार्टी में आने के लिए नेकनियती से बुलाया था और तूने मेरे इलाके में लड़ाई शुरू करने की हिम्मत की। तूने तो वो जगह भी बर्बाद कर दी जहां मैं चाय पार्टी करने वाली थी। हम्मा, अपने बेटों से पूछो। ईशान ने ठंडी सांस ली। चूंकि तुममें से कोई भी समझदारी से काम नहीं लेना चाहता तो मैं ही बुरा मेहमान बन जाऊंगा। क्या हो रहा है पेरोस्पेरो? बड़ी माँ ने नजरें नीची करते हुए पूछा। अचानक झगड़ा क्यों शुरू हो गया? क्या तुम सबको पता नहीं कि चाय पार्टी और शादी कल होनी है? अच्छा। अच्छा। पेरोस्पेरो हकलाते हुए बोला, समझाने में संघर्ष कर रहा था क्योंकि वह जानता था कि बिग माँ की नज़र में आने वाली चाय पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। सौभाग्य से उस समय कटकुरी, जो पहले ही ठीक हो चुकी थी, आगे बढ़ी और बोली, माँ मुझे समझाने दो। बोलने के बाद उसके पैर अचानक फैल गए और वह बड़ी माँ के कान के पास गया, जहां वह फुसफुसाकर स्पष्टीकरण देने के लिए झुका। चूंकि मामला उसकी बहन की प्रतिष्ठा से जुड़ा था, इसलिए कटकुरी यह घोषणा नहीं कर सकता था कि ईशान ने सबके सामने शादी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है, इसलिए उसने उससे धीरे से बात करना उचित समझा। जैसे जैसे बड़ी माँ सुन रही थीं, उनका चेहरा और अधिक उदास होता गया जब उन्होंने सुना कि ईशान ने उनकी तय की गई शादी को अस्वीकार कर दिया है। क्या उसने सचमुच मना कर दिया? बड़ी माँ ने आंखें सिकोड़ते हुए ईशान की तरफ देखा, हालांकि उनका पूरा ध्यान उसके पीछे खड़े रीजू पर था। उन्होंने कटकुरी से फुसफुसाते हुए पूछा, क्या यह विंसमोक परिवार की उस छोटी बच्ची की वजह से है? हो सकता है, लेकिन माँ, उसे चाय पार्टी में बुलाने की असली वजह मत भूलना। कटकुरी का चेहरा भी उतना ही उदास था। यह पहली बार था जब उसे जमीन पर पटक दिया गया था और धरती पर नजर रखने वाले इंसान होने का मिथक टूट गया था। यह उसके लिए अपमानजनक था, लेकिन उसका मन शांत रहा क्योंकि उसने बड़ी माँ को याद दिलाया। उसकी याद दिलाते हुए बिग माँ अपने होश में वापस आईं और बोली, यह सही है, आत्माओं को सीधे जब्त करने की उनकी क्षमता। हवा में मंडराते हुए ईशान भौंचक्का हो गया जब उसने कटकुरी और बड़ी माँ को आपस में फुसफुसाते देखा। क्या हो रहा था? बड़ी माँ इतनी जोर से चिल्ला रही थीं, फिर भी उन्होंने कोई हरकत नहीं की। क्या उन्हें अनिश्चित और अप्रत्याशित नहीं होना चाहिए था? दरअसल ईशान को थोड़ी गलतफहमी हुई थी। हालांकि यह सच था कि बड़ी माँ अक्सर चिड़चिड़ी रहती थीं, लेकिन वह मूर्ख नहीं थीं। 4 सम्राटों में से एक के पद पर आसीन होने के कारण वह लापरवाह नहीं हो सकती थीं। उनके मिजाज में उतार चढ़ाव आमतौर पर विशिष्ट परिस्थितियों में होता था, जैसे कि भूख लगने पर। अभी बड़ी माँ सामान्य अवस्था में थीं, जिसका मतलब था कि वह एक सच्चे समुद्री डाकू की तरह सोच रही थीं, मुनाफे को प्राथमिकता दे रही थीं। भाड़ में जाए ये सब। ईशान अधीर हो रहा था। वे लड़ेंगे या नहीं? अगर वे कोई कदम नहीं उठाएंगे तो वह पहले जाएगा। इस विचार के साथ ही ईशान के शरीर से बिजली का एक जबरदस्त उछाल फूट पड़ा, जो नीचे जमीन तक पहुंच गया। उस शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय बल के प्रभाव में जमीन से लोहे की रेत के अनगिनत कण हवा में ऊपर उठने लगे। ईशान अपनी रेलगन चलाने की तैयारी कर रहा था। उसकी हरकतों ने बिग माँ के बच्चों को चौंका दिया। ईशान ने माँ के एल्बाफ भाले का सामना कर लिया था। यह बात उसकी अपार शक्ति को दर्शाती थी, और यह तो कहना ही क्या कि कटकुरी को भी उससे युद्ध में कष्ट सहना पड़ा था। इसलिए ईशान को हिलते डुलते देखकर नीचे बिग माँ पायरेट्स के सदस्यों ने तुरंत अपने हथियार उठा लिए और ईशान पर निशाना साधा। रीजू ने भी खुद